नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे ब्रिक्स से पहले हमारे विदेश मंत्री रूस दौरे पे, और एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस वो गए हैं चीन यात्रा पर। चीन यात्रा पे एलएसए जो हमारी एक्चुअल कंट्रोल लाइन है उसको लेकर के इंडिया और चीन के बीच में कुछ विवाद है। चाहते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले इस पे एलएसी पे कुछ इस तरह का ठोस एक वो हो, क्योंकि पिछले दिनों जैसे कुछ साल पहले गलवान में हमारे साथ में आपस में घटना रही, उसके बाद पूर्वी लद्दाख को लेकर के कई बार वो कंट्रोवर्सी करते हैं, जिसका हिस्सा गलवान भी है। अरुणाचल प्रदेश के को लेकर के कई बार विवादित बयान और नक्शे जारी करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण दौरा रूस का भी, जहां हमें एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के काफी उम्मीदें हैं, और हमारा जो सुखोई है उसे सुपर सुखोई बनाने के लिए भी काफी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी और इसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो चलिए खैर, ये दौरे क्या मायने रखते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स से पहले, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा सर हैं, एयर कोमोडोर चंद्रमौली सर हैं, और पूर्व आईएफएस गौरीशंकर गुप्ता साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं सर चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा। हमारे पास में आज भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी के फाइटर्स हैं जो हमारे लिए ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि चाइना ने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में पाकिस्तान को भी अपग्रेड किया है। जेन 5 का उनको दिया है, हमारे पास में अभी उसका अभाव है। कितना सक्सेस है नहीं है वो अलग बात है, बट है उनके पास में। तो हम सुखोई को भी, सुपर सुखोई, उनसे कुछ वेपन्स और भी लेने, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 2035 तक ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो सर क्या लगता है कि ये जो दौरा है ब्रिक्स से पहले एक उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि रक्षा सौदों पे, एनर्जी एग्रीमेंट्स पे कुछ चर्चा की जा सके द्विपक्षीय वार्ता के दरमियान? मोदी और जब पुतिन मिलेंगे तो उस पे कुछ उसके रिजल्ट हो, तो क्या रहता है ऐसे जो मैटर्स होते हैं किसी बड़े सम्मेलन या द्विपक्षीय वार्ता से पहले, जब दो दिग्गज मिलते हैं, तो उससे पहले की एक कवायद मानूं इसको मैं, या फिर ये एक जरूरी यात्रा थी कि जिसके जरिए कुछ अगर कहीं पे भी कुछ एक्सरसाइज करनी हो तो उसको कंप्लीट किया जा सके? तो एस जयशंकर का जो दौरा, पुतिन के साथ जो मुलाकात रही है, इसे एक फाइनल स्टेज माने पुतिन की यात्रा से पहले की? जी, जय हिंद। ये दोनों जो विजिट हैं रशिया और चाइना, इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसा हमने रशिया के बारे में बात कही है, तो रशिया में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां गए हुए हैं और डायरेक्टली उन्होंने पुतिन साहब के साथ बैठ के मीटिंग की है। इट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डायरेक्टली पुतिन साहब के साथ बैठ के मीटिंग की, पहली बात। दूसरी बात, ये मीटिंग ऑफकोर्स जो बता रहे हो ब्रिक्स के पहले है, और पुतिन साहब की विजिट हमारे यहाँ पे कब है तो पता नहीं, पर पहले शी जिनपिंग की विजिट सितंबर में है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो रशिया के साथ में ज्यादातर हमारा डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट होने वाला है स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए, और इकोनॉमिक भी उनके साथ में होना है कि डॉलर को छोड़ करके रूबल और रुपये के अंदर हमारा ट्रेड बढ़ता रहे, और जो ट्रेड हमारा चल रहा है उसको चलता रहना चाहिए। तो लेट्स कम टू द हार्डवेयर एंड स्पेयर्स ऑफ हमारे हवाई जहाज और टैंक्स। P-90 टैंक आर्मी का है, जिसके लिए सारे स्पेयर्स रशिया से आ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ये चेन टूटे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, Su-30 हमारे यहाँ बन रहा है अंडर एग्रीमेंट, तो Su-30 के पार्ट्स वहां से आते हैं, उसकी चेन टूटे नहीं। दूसरी, Su-30 का अपग्रेड करने का पूरा प्लान है। हमारा Su-30 बहुत ही सक्षम जहाज है और बहुत अच्छा काम किया इसने पिछले युद्धों के अंदर भी। तो ये जहाज जो है, इसको अपग्रेड की जरूरत है, ये काफी पुराना हो चुका है अभी, तो अपग्रेड की बात भी होगी। तीसरी चीज, नए के अंदर Su-57, ये चाइना का, जैसा हमने बताया हुआ है, पाकिस्तान को दिए हुए 5th जनरेशन का, उसका काउंटर है। पर रशिया आगे रहकर के कह रहा है कि भाई तुम Su-30 खरीदो तो खरीदो, पर कम से कम खुद भी बनाओ। मैं भी तुमसे खरीदूंगा अगर तुम बनाओगे, और बाकी देश को बेचने की परमिशन दूंगा, तुम बनाओ। तो हमारा जो मोदी जी का जो एजेंडा है कि मेक इन इंडिया, उसके तहत Su-30 हमारे अगर बनने का होगा तो ब्रिक्स के अंदर डेफिनेटली ये बात होगी। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां पे इनसे बात भी करेंगे। और लास्ट ये कि
203 राइफल है। अब ये जो आर्मी की राइफल है हमारे देश के अंदर, अनफॉर्चुनेटली हम सैटेलाइट बना सकते हैं, पर अच्छी हमने अभी तक राइफल नहीं बनाई है हमारे जवानों के लिए। इंसास बनाई थी, उसमें कुछ खामियां थी, रेंज कम थी, व्हाटएवर इट इज। तो अब ये AK-203 का आपने अखबार में पढ़ा को 2-3 दिन पहले हमने फायरिंग करके टेस्टिंग भी की हुई लखनऊ के अंदर, यूपी में। तो अब इसकी बात फाइनल होने वाली है। तो मैंने आपको जहाज के बारे में बताया, टैंक के बारे में बताया और AK-203 राइफल के बारे में बताया। इन सब चीजों के अलावा न्यूक्लियर और इकोनॉमी के बारे में बाकी हमारे जो है हमारे को पैनलिस्ट है वो भी बताएंगे। मैं आपको डिफेंस के बारे में बता देता हूँ उसके बारे में। और लेट्स कम टू चाइना। 2 मिनट चाइना के लिए मेरे को दीजिए कि चाइना, ये 25वीं मीटिंग है हमारे ऑन द बॉर्डर, अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। लेकिन डोभाल साहब के साथ में अगर मीटिंग, वाइस प्रेसिडेंट भी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वाइस प्रेसिडेंट चाइना के साथ मीटिंग है। Yesterday my colleague said I'm the most energetic person in the room and they need to know my secret. I'm telling you, start this challenge this Monday and by the end of ये the month. कहीं कुछ बीच में किसी का कुछ टीवी या कुछ चल रहा है क्या? नहीं, इधर कुछ नहीं। How old are you? सो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी बॉर्डर के ऊपर शांति, देखो चाइना भी दबा हुआ है, इंडिया भी दबा हुआ है वेस्ट के प्रेशर के अंदर इकोनॉमी के लिए। तो अगर ये मीटिंग सक्सेसफुली होती है तो ये कहना चाहते हैं कि भैया तू कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए शांति कर लो बॉर्डर के ऊपर, जहां है वहीं बैठे रहो। इसको बाद में 3500 किलोमीटर के बॉर्डर है, LAC है। तो ये भी, ये LAC है, कोई इधर बैठा गलवान जैसा बता, कोई इधर बैठा, कोई इधर चला गया। इसको कुछ पोर्शन तो परमानेंट बॉर्डर बनाने की कोशिश होगी। उधर तो अक्सर चीन वगैरह एरिया में तो हमारा हक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनको भी तकलीफ इधर आने में, हमको भी तकलीफ जाने में। तो जो LAC है, मैक महान लाइन जो बनी हुई है, उसको परमानेंट बॉर्डर बनने के लिए 25 साल से ट्रायल चल रहा है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हमारे वहां पे शांति हो जाएगी, हमारी डी एस्केलेशन हो जाएगा हमारे वहां से फोर्सेस का, और हम लोग दोनों इकोनॉमी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। वेस्ट के प्रेशर, ईस्ट के प्रेशर दोनों तरफ से कम होकर के हम लोग अपना इकोनॉमी सुधारेंगे। वो चाइना है, बिकॉज शी साहब जो आ रहे हैं, 400 लोगों की डेलीगेशन साथ में आ रहे हैं, 400 पीपल, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रक्षा सौदों की जो बात की जा रही है, स्टेल्थ फाइटर जो चीन का निर्मित है वो अभी दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तो हम भी चाहते हैं सुखोई 57 भी अभी, जैसे 63,000 करोड़ रुपए में 84 या 85 सुखोई हमें देने पर पेशकश चल रही है, और कुछ इक्विपमेंट्स हमें मिलेंगे उसके, क्योंकि रसिया की एक टीम ऑलरेडी आकर के HAL नासिक का पूरा विजिट भी करके चली गई है। तो ये ब्रिक्स में पुतिन का आना और भारत के साथ एक वार्ता, ये काफी महत्वपूर्ण देखी जा रही है। उसी की कड़ी में एस जयशंकर का मॉस्को दौरा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चलिए मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। हमारी LAC पे जैसे अभी बता भी रहे हैं कि 25th मीटिंग हमारी उनके साथ में रही, लेकिन अभी तक तो किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला। बात तो सही है कि अगर निष्कर्ष नहीं भी निकल रहा है तो आप टेबल टॉक बंद नहीं कर सकते। ऐसे हमारे साथ LAC पे नहीं, LOC पे भी वही गतिरोध कायम है। हमारे रेंजर्स और उनके दौर की कई वार्ताएं भी, उनके रेंजर्स हमारे BSF की कई दौर की वार्ताएं होती हैं, लेकिन कोई हल निकल नहीं पा रहा। ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइंस हैं, इसमें क्या लगता है सर आपको, कितना सहज है द्विपक्षीय वार्ता? क्योंकि देखिए कोई भी गवर्नमेंट अगर कहीं कोई एग्रीमेंट करती है, ये पॉलिटिकल एजेंडे और बहुत सारी चीजें हैं, तो इंटरनल कुछ प्रेशर भी होता है ताकि सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है इस पे। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो विजिट है, खास करके NSA की विजिट जो चाइना में, क्योंकि जब से गलवान वैली के बाद, जब वो गलवान का जो हादसा हुआ था, जब वहां लड़ाई हुई थी, उसके बाद में हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस थे उसमें काफी खिंचाव आ गया, और एक दूसरे के प्रति जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया, और पूरे LC के ऊपर पूरा का पूरा जो प्रेशर था और जो इम्प्रूवमेंट हो रहे थे धीरे धीरे चाइना के साथ हमारे आपसी ताल्लुकात, उनमें काफी कमी आ गई, और उसमें एक तरह का शक वाला काम हो गया कि इस पे विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। तो अभी जब ब्रिक्स है अगले महीने, तो ये जो विजिट है वो एक तो इसलिए गए है कि वो जो हमारी नॉर्मल जो रिलेशनशिप है उस पर थोड़ा सा
बोनहोमी आए, थोड़ी सी उसमें ऐसी मतलब जो खटास था उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ब्रिक्स के मीटिंग में ये इंडिया चाइना बायलैटरल इशू बन के उस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हो, और ब्रिक्स का पूरे जो ब्रिक्स के अपने मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन हो। तो इसीलिए अभी जब वो गए हैं तो उन पे उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ के एनएसए से भी बात की है, और वो वांगी उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर, उनसे भी बात की है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारा नो वॉर नो पीस का सिनेरियो है, क्योंकि पूरी की पूरी बाउंड्री तो है नहीं, 35,000 किलोमीटर की जो बाउंड्री है हमारी, उसके ऊपर 3500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, 3,500 किलोमीटर की, उसके ऊपर जो जगह जगह के ऊपर हमारा अलग क्लेम है, उनका अलग क्लेम है, और सिर्फ थोड़ा सा एक जगह है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वहां ज्यादा वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो हमारा अरुणाचल का ही बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, और फिर ईस्ट लद्दाख में फिर डिस्प्यूट है, और बार बार चाइना उसको अरुणाचल को अपनी टेरिटरी बताता रहता है। सिर्फ एक जो उत्तराखंड के पास का इलाका है, जो सेंट्रल इलाका है, उसमें ज्यादा मनमुटाव नहीं है। तो इसको कि आप ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर शांति आ जाए, शांति नहीं आए तो कम से कम थोड़ी बहुत जो वार्ता चल रही है, तो थोड़ी जो खटास है जो वो है वो कम हो जाए, जिससे कि जब ब्रिक्स में जिनपिंग आने की उनकी संभावना है, कोशिश कर रहे हैं कि वो आए, क्योंकि वो उस गलवान के बाद यहाँ 5-6 साल हो गए, सबसे ज्यादा टाइम हो गया कि उनकी यहाँ इंडिया में विजिट नहीं हुई। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री और उनके बीच में मुलाकात 2-3 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे 2 बार हो चुकी है, परंतु यहाँ इंडिया पे उनकी विजिट, पिछली विजिट में जब वो गुजरात में उनके साथ घूमने गए थे, उसके बाद में गलवान हुआ, और उसके बाद हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है। तो ब्रिक्स में ये मुद्दा नहीं उठे, और जो बायलैटरल इश्यूज है उसके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं हो, तो फिर वो, क्योंकि हम अभी उसके हम खुद होस्ट कर रहे हैं, और उसके हम ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं इस साल के लिए, तो उसमें जो ब्रिक्स के मुद्दे हैं, जैसे डी डॉलराइजेशन है, डॉलर में ट्रेड नहीं होना चाहिए, अपने आपस में ट्रेड होना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर दूसरी बातें हैं, और टेररिज्म को कैसे खत्म करना है उसके ऊपर बातें हैं, इकोनॉमी और जो दूसरी डेवलपमेंट की है, साइबर सिक्योरिटी है, इन जो मेन मुद्दे हैं जो ब्रिक्स में डिस्कस होने चाहिए, उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशंस के ऊपर। तो ये एक उनका विजिट का सबसे बड़ा एक कारण है। बिल्कुल, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये उनका आना भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पुतिन का जैसे क्लियरेंस है उसी तरह से अभी शी जिनपिंग की पूरी तरह से ये नहीं है कि वो आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ब्रिक्स है तो उसमें उनका प्रतिनिधि हो सकता है वो आ भी जाए, जिस तरह की एक पहल चल रही है। पुतिन का आना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग की पिछले दिनों जो मुलाकात हुई है उसके लिहाज से भी माना जाता है कि अगली मीटिंग उनकी भी दिल्ली में हो सकती है। हमारे साथ गुप्ता सर हैं। सर, क्या लगता है आपको कि ब्रिक्स से पहले भारत के लिए जो ये मुलाकातें हैं, चाहे चीन में हमारे एनएसए गए हैं और एस जयशंकर जी रूस यात्रा पे रहे, तो उससे पहले के लिए कितना आप इसे जरूरी मानते हैं कि हाँ ये पहल करनी चाहिए? नमस्कार योगेंद्र जी, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि पिछले 1 साल में, अगर आप जून लास्ट ईयर जब G7 का समिट हुआ था, उससे अब तक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज होती जा रही है, और पर्टिकुलरली फरवरी के बाद में जब ईरान का यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद में ये और भी तेजी से बदल रही है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट सभी देशों को महसूस हो रहा है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई बायलैटरल मीटिंग हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में होती है, जैसे हमारे और पुतिन साहब के बीच में या शी जिनपिंग के साथ में, तो उसके प्रिपरेटरी मीटिंग के लिए हमारे सीनियर ऑफिशियल्स या तो ईएम जाते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाते हैं, या कोई और सीनियर मिनिस्टर जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो अभी आप देखिए कि
बड़ी चीजें हो रही हैं। एक तो SCO मीटिंग है, वहां पर शी जिनपिंग आएंगे और मिस्टर पुतिन भी आएंगे, हो सकता है कोई बायलैटरल टॉक वहां पर भी हो। और उसके बाद अपने यहाँ पे ब्रिक्स का समिट होगा। नाउ ये ब्रिक्स का समिट एक्सटेंडेड फॉर्मेट में इंडिया में पहली बार होगा। हमेशा जो ब्रिक्स के 5 देश थे उन्हीं का समिट हुआ करता था, और इस बार जो है टोटल 11 देशों का समिट होगा। और उसके अंदर कई तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज पैदा होंगे नेचुरली। एक तरफ आप सऊदी अरेबिया भी देखेंगे, ईरान भी देखेंगे, UAE भी देखेंगे, चाइना और रशिया भी देखेंगे। तो इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए, इन काउंटर आई वुड से कई तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को जो ग्लोबली पैदा हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बायलैटरल मीटिंग्स आवश्यक थी। इसीलिए EM को वाशिंगटन मॉस्को भेजा गया है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उनको जो है वहां पर बीजिंग में भेजा गया है। हाँ, तो इसका ये प्रिपरेशन के लिए है। लेकिन जो ब्रिक्स समिट है उसमें कोई बायलैटरल इश्यू नहीं आते हैं। बायलैटरल इश्यू आते हैं बायलैटरल मीटिंग जो साइड लाइन्स पे होती है उनमें होती है। जो इंटरनेशनल या जो भी जो रीजनल फोरम्स हैं उनमें बायलैटरल इश्यू नहीं डिस्कस होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना इश्यू ब्रिक्स में आएगा, वो नहीं होता। वहां पर तो सिर्फ जो रीजनल इश्यू है या इंटरनेशनल इश्यूज है वो ही डिस्कस किए जाते हैं। तो अभी सबसे बड़ा इश्यू तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी की पूरी ग्लोबली जो डिस्टेबलाइजेशन किया है, पहले तो ट्रेड रिलेशंस को डिस्टेबलाइज किया, उसके बाद अब जो है वो एनर्जी रिलेशंस को डिस्टेबलाइज किया, और उसके बाद जो सिक्योरिटी ये इम्पोज अभी नए जो इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा के कई कंट्रीज को प्रेशर में ला रहे हैं, इन सब के ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली ब्रिक्स में होगा। और उसकी डिस्कशन की तैयारी के लिए भी ये मीटिंग्स बायलैटरल जरूरी हैं, क्योंकि एज ए होस्ट इंडिया को इन चीजों से तैयार रहना पड़ेगा। और चाइना और रशिया 2 बड़े प्लेयर हैं, उन दोनों के व्यूज एसर्टेन करना जरूरी है कि ब्रिक्स की मीटिंग को नेविगेट आराम से किया जा सके। अब इसमें ब्रिक्स की मीटिंग में ये इश्यू जरूर आएंगे कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे लगा रहे हैं और हमारी एंटिटीज को आप पनिश कर रहे हैं, ये कौन सा इश्यू है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इश्यू जरूर आएगा, वेस्ट एशिया की सिचुएशन का आएगा, ग्लोबल ट्रेड में जो डिस्टेबलाइजेशन हुआ है उसका आएगा। तो ये सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये दोनों हमारे जो बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो दोनों वहां पे गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ब्रिक्स का एजेंडा में क्या शामिल किया जाए, क्या डी-डॉलराइजेशन को लिया जाए, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन को शामिल किया जाए, जबकि इंडिया इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया महसूस करता है कि ये कंप्लीटली एंटी अमेरिकन मूव माना जाएगा। तो उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज ये है कि जब प्रेजेंस होगी सऊदी अरेबिया, ईरान और UAE तीनों की वहां पर, और शी जिनपिंग और पुतिन रहेंगे, तो क्या वेस्ट एशियन क्राइसिस के ऊपर कोई ऐसा डिस्कशन किया जा सकता है जो एक समझौते की तरफ आगे बढ़ा सके। तो ये एक इश्यू बहुत जरूरी आएगा। इसके साथ एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस जो वर्ल्ड में बढ़ रहा है, जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन आएगा। तो ये सब इश्यूज आएंगे। इसके अलावा बायलैटरल इश्यूज जब डिस्कस होंगे चाइना और भारत के बीच में, उसमें डेफिनेटली बाउंड्री इश्यू आएगा। बाउंड्री इश्यू के 2 पहलू हैं, या तो आप सेक्टर वाइज सेक्टर आप उसको करें या एक पैकेज डील करें। चाइना पहले चाह रहा था कि एक पैकेज डील करें जिसमें पूरा का पूरा बॉर्डर एक साथ सेटल हो, जहां पे कुछ कंसेशन वो करें, कुछ कंसेशन हम करें। और हमारी अप्रोच ज्यादातर ये रही है कि आप सेक्टर वाइज सेक्टर को इसको डील करें और उस तरह से आगे बढ़ें। तो उसमें क्या समझौता होता है पता नहीं, अभी उसके बारे में मेरे को नहीं लगता लेकिन कि आपको कोई लगता बहुत है गहरा इसमें समझौता हो पाएगा अभी तक, क्योंकि LAC और LOC दोनों ही ईस्ट एंड वेस्ट दोनों ही एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए बनी हुई है, और बीच बीच में चीजें आती हैं तो एक तनाव तो पैदा होता ही है, क्योंकि जो हमारे जवान वहां पे मुस्तैद हैं, पहले भी कुछ घटनाक्रम इस तरह के हो चुके हैं, बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। चंद्रमौली सर, एक मिनट के लिए आप लोगों के पास में आना चाहूंगा मैं। तो सर, ये कुछ जैसे अभी ये कॉन्फ्रेंस होगी ब्रिक्स वाली,
इसके जरिए, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता भी सबके बीच होंगी, तो ये ज्यादा जरूरी होगा कि जो एस जयशंकर की यात्रा है वो महत्वपूर्ण कड़ी और आधार मान सकते हैं इसका, इस कॉन्फ्रेंस से पहले का। देखिए, जब भी कोई बड़ी मीटिंग फंक्शन आने वाला होता है, जैसे घर में अगर शादी अगर होती है तो पहले इधर वाले उधर जाके बात करते हैं, भैया कितने आओगे, कब आओगे, कितने लोग आएंगे, बात करते हैं ना। तो ये ब्रिक्स के पहले ये प्रिलूड ये जरूरी है कि बड़े देशों में जहां पे कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है या बड़ी डील होने के चांसेस है, ऑन द साइड मीटिंग, नॉट इन द ब्रिक, ऑन द साइड मीटिंग, तो पहले जाके बातचीत करके आ जाते हैं। तो ये इसके मुद्दे के ऊपर मिनिस्टर लेवल के दोनों बड़ी बड़ी देशों के पास चलेगा, रशिया और चाइना के पास में। अब ये जब आएंगे तो एक तरह से कारपेट बिछी होगी ब्रिक्स के अंदर, कि ब्रिक्स के अंदर स्मूथ चलेंगे, और ब्रिक्स के साइडलाइन में जो बात हो रही होगी इनके डेलीगेशन के साथ में, उसमें जितने भी सिग्नेचर करने हैं, एग्रीमेंट करने हैं, फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने खुद में जाकर के और इसको ईज आउट कर दिया है, ताकि साइन होते टाइम में कोई इनके मन गढ़ झगड़े पकड़े ये नहीं उसके बारे में। तो ये बहुत जरूरी है, जैसा आपने बताया हुआ है। मेरे को 1 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों देश हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और दोनों के दोनों ब्रिक्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। और ब्रिक्स के बाद में शी जिनपिंग साहब 400 डेलीगेशन के साथ में आ रहे हैं, तो चाइना के साथ में बड़ा इकोनॉमिक समझौता होने की भी चांसेस है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और चलिए, एक एलएसी पे हमारा विवाद है, लेकिन हम बिल्कुल जैसे गुप्ता साहब ने भी कहा कि, और आप लोगों ने भी कहा कि, लेकिन हम डायलॉग बंद नहीं कर सकते, कहीं तो कुछ सेटल तो करना ही पड़ेगा और होगा, क्योंकि जरूरत उनकी भी हमारे अकेले की नहीं। इसी वजह से द्विपक्षीय वार्ता में एक एजेंडा ये हो सकता है, जिससे पहले अजीत डोभाल वहां जाकर के वहां के विदेश मंत्री और इनसे चर्चा की है। तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से नहीं भी हो तो एक इस पे एक तैयारी जरूर होती है कि हमें इन कदमों पे आगे बढ़ना चाहिए। जब इनके इंटरनल जो डिस्कशन होता है तो उन प्रपोजल्स पे भी चर्चा होती है कि चाइना की तरफ से भारत को प्रपोजल मिला है, भारत की तरफ से चाइना को प्रपोजल मिला है, और हमें इससे कहीं नेगोशिएट करने की भी अगर कोई आवश्यकता है तो इस करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां पे इतना, रक्षा खर्च, ये बहुत वर्तमान में चाइना भी, चलिए ठीक है, वो एक बड़ी ताकत है, लेकिन उनको भी अपने लोगों को लगाना तो होता ही है, फिर सामने वाला भी उसी तरह से करता है। तो ये कभी भी ऐसे बॉर्डर विवाद होते हैं, उसमें पहली कंडीशन यही होती है कि चलिए सॉर्ट आउट होता है तो फोर्सेस को हम थोड़ा विड्रॉ करते हैं और अपने अपने एरिया के अंदर इतना पीछे हटा लेते हैं। कई जगह पे इस तरह की सिचुएशन बनती है। चलिए, मैं कटेवा सर का रुख करना चाहूंगा। तो सर, इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये जो बैठक है ये। हाँ योगेंद्र जी, जैसे अभी गुप्ता साहब ने बताया कि पहले 2023 तक तो ये सिर्फ 5 कंट्रीज ही थी, और 2023 की जब साउथ अफ्रीका में समिट हुई थी तब इन्होंने डिसाइड किया था कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया भी इसको ज्वाइन किया। और अभी लेटेस्ट है जो सऊदी अरेबिया, उसका भी फॉर्मली अंदर नहीं हुआ है, पर हमारे देश, हमारी जो है इनवाइट उनको भेजा गया है, वो भी इस समिट में आएंगे। योगेंद्र जी, सब जो 11 के 11 देश अगर मिल जाते हैं तो ये दुनिया की 45% पॉपुलेशन है इन कंट्रीज में। तो ये छोटी मोटी कोई मीटिंग नहीं है। अगर ये इकट्ठे होकर के कोई इस तरह का कलेक्टिव डिसीजन ले जिसमें सब अपना हार्ट एंड सोल डाले, तो ये 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, और तकरीबन 35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन कंट्रीज से जनरेट होती है। तो अगर ये मिल करके ऐसा कोई डिसीजन ले, पर जैसा कि गौरीशंकर साहब ने बताया, कोई ऐसा एंटी अमेरिकन डिसीजन लेने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ इसमें अफेक्ट नहीं होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी आजकल स्ट्रेन चल रहे हैं। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी गए हैं एनएसए चाइना में, सिर्फ ये है कि वो शी जिनपिंग अभी, क्योंकि कंफर्म नहीं किया है, अगर दोनों मेन कंट्री जो हमारे हैं, इंडिया को छोड़ करके चाइना और रशिया, उनके हेड ऑफ स्टेट अगर नहीं आएंगे तो इस मीटिंग की फिर वो जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि वो हेड ऑफ स्टेट सारे आए और फिर जाके इसके ऊपर कोई डिसीजन हो। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश भी यही है कि इसमें आने चाहिए, क्योंकि 28 फरवरी के बाद में जिस तरह की सिचुएशन बनी है, लॉजिस्टिक परेशानियां, हर मुल्क को जो वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना सामान लेकर के आ रहे हैं, उनके सभी के सामने दिक्कत तो है। एक वो मुद्दा रहेगा, क्योंकि ईरान का डेलीगेशन भी इसमें रहेगा,
और दूसरे लोग भी रहेंगे। फिर इसके बीच मक्का पैक्ट जो हुआ है उससे जुड़े भी कंट्री एक इसमें रहेंगे। तो उस तरह से ये काफी एक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि अपने अपने पत्ते किसके सामने कैसे खुलते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा गुप्ता सर से होगा। तो सर, कई पहलू, क्योंकि घटनाक्रम दुनिया के सामने जो होते हैं सर, उनका भी एक डिस्कशन है इस तरह के प्लेटफॉर्म से होता है। तो होर्मुज स्ट्रेट का जैसे आपने पहले ही क्लू दिया है कि उससे सभी का एनर्जी सिस्टम और लॉजिस्टिक्स सब परेशानी में है। तो कुछ इसमें एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि अमेरिका को कुछ चीजों को लेकर के समझाया जाए, क्योंकि ईरान ऑलरेडी इसमें रहेगा। तो यहाँ ये जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, इस पे कुछ चर्चा संभव है? योगेंद्र जी, बिल्कुल होगी। देखिए, दो चीजें हैं। चाइना जो है वो काफी ऑयल इंपोर्ट ईरान से करता है, जी। और अगर ये नए सैंक्शन जो लगा रहे हैं अमेरिका वाले, इनका क्या इम्पैक्ट होगा, चाइना ने कैसे उनको रिएक्ट करेगा, फाइनली क्या ये होगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो चाइना चाहेगा कि मिलके अमेरिका को जवाब दिया जाए। ईरान का प्रेशर भी रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। वो कहेंगे कि आप इस कम्युनिके में ये इंक्लूड करें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब वो इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके ऊपर भी कुछ चर्चा होगी। भारत मेरे ख्याल से थोड़ा सेंसिटिव है इस इश्यू के ऊपर, वो नहीं चाहेंगे कि वो इंक्लूड करें। तीसरा इश्यू होगा कि चाइना ये चाहेगा कि भारत के साथ व्यापार और बढ़े, क्योंकि उनके प्रतिबंध अब अमेरिका से ज्यादा लगते चले जा रहे हैं। और ये नए जो सैंक्शंस आएंगे तो चाइना की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, उनके एक्सपोर्ट्स कम होंगे। तो वो चाहेंगे कि इंडिया जो बड़ा मार्केट है उसके ऊपर एक्सेस ज्यादा हो। तो वो इसीलिए बड़ा यहाँ डेलीगेशन सर एक लेने मेरा की बीच बात में कर रहे छोटा हैं। सा सवाल है, यहाँ सर एक छोटा सा मेरा सवाल है। लेकिन जो ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के दबाव में त्रस्त अमेरिका से हम भी हैं और अदर कंट्रीज भी हैं, चाइना भी है। तो यहाँ एक बार के लिए चाइना की तरफ से ये पहल की जा सकती है कि एलएससी को हम होल्ड करते हैं और ट्रेड पे आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में इसको सेकेंडरी कर सकते हैं, या पहली प्राथमिकता दोनों की तरफ से ये हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, ये इसीलिए ये डील हो सकता है कि एलएसी के ऊपर शांति रहे। हमारा वैसे एग्रीमेंट भी है इसके ऊपर कि जो सिचुएशन है वो जिस तरह से है उस तरह से बरकरार रहे जब तक समझौता नहीं होता। तो उस एग्रीमेंट को आप मेंटेन करें और एलएसी के ऊपर कोई झगड़ा किसी तरह का नहीं हो, और हमारा ट्रेड रिलेशन, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन ये आगे बढ़े। ये दोनों ही देशों का मेरे को लगता है कि प्रस्ताव होना चाहिए। चाइना का भी इंटरेस्ट होगा इसमें, इंडिया का भी इंटरेस्ट होगा इसमें। बिल्कुल, और आप सही इसके कह रहे हैं, अलावा क्योंकि रशिया के साथ जो है हमारे रक्षा संबंध और मजबूत हो, ये नेचुरली होगा। अभी जो क्योंकि वो हमारे बीच में ये मंत्री जी गए सुखोई हुए हैं, सुखोई विदेश मंत्री। 57 और दूसरे इक्विपमेंट्स उनको लेकर 63,000 करोड़ की हमारी डिफेंस डील भी उनके साथ में पिछले दिनों जो चर्चा में रही है। तो चलिए, खैर, ये ब्रिक्स से पहले की जो मैंने बताया कि दो कंट्रीज के हमारे यहाँ के एक तरह से यूं कहूँ कि बड़े दिग्गज और रणनीतिकार हैं, वो गए हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि उससे पहले के एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है कि इन इश्यूज पे हम चर्चा करेंगे, इन पे आप चर्चा करेंगे, क्या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्या चर्चा हो सकती है। क्योंकि जब दो सुप्रीम पावर्स जो बैठती हैं, या फिर कहूँ कि इस देश के बड़े प्रेसिडेंट हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जब बैठते हैं तो उससे पहले की एक एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, ताकि टू द पॉइंट वो बात कर सकें। क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होता है और इतनी चीजों के लिए उससे पहले की धरातल एक्सरसाइज करना सभी के लिए जरूरी होती है। ये ब्रिक्स समिट पहले के समिट से थोड़ा सा अलग हटके होगा। उसकी वजह है कि दुनिया में जिस तरह की उथल पुथल दिख रही है, अमेरिका का अपना ट्रेड को लेकर के कभी भी वो उनके प्रतिबंध और ये जो चल रहे हैं, टैरिफ की रेट्स बढ़ाई जा रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरह की पाबंदियां चल रही है, वो तमाम जो चीजें हैं, आने वाले सभी देश किसी न किसी माध्यम से उससे प्रभावित हैं। तो उसका काफी हद तक उस पर चर्चा होगी। अब क्या सॉल्यूशंस होगा, क्या यहाँ से रेजुलेशंस तैयार होते हैं, ये तो 12-13 की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बैठक, ये बात कही जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।